हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नीट 2019 को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट की जो डेट है वो आपकी 12 सितंबर फ़िलहाल फाइनल है, तो आपको अपने दिमाग में 12 सितंबर को ही टारगेट करके अपनी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए मैंने स्पेशल नीट के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़ है वो चला रखी है। तो पहला नीट 2020 पे को मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था, जिसके 3 पार्ट हैं टोटल, तो वो आपकी अवेलेबल है ऑलरेडी। पूरा 2000 नीट 20 का सोल्यूशन है। उन तीनों वीडियोस का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं अपना पेपर देने जाने से पहले। और आज के पेपर में, आज के वीडियो में हम लोग 2019 के पूरे नीट के 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा हो सकता है, 1 घंटे से प्लस जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्योंकि समझाना है, केवल आंसर नहीं बताना है, तो 1 घंटे प्लस जा सकता है वीडियो, तो आपको सब्र रख के इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी स्टाइल में स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक था फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 46 से आपका स्टार्ट होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 46 से आपका स्टार्ट होता है कि केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन एंड 4 आइन एस, ठीक है। कि अगर पेंट 2 इन 4 आइन है तो फिर हमारे नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे कितने होंगे ये हमें बताना था। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करने लगते हैं, पहले इस पूरे का हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हमारा एक सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड का मतलब हमारा एक सिग्मा और एक पाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड मींस हम लोग एक सिग्मा और 2 पाई को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तब हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जबकि थोड़ा सा एक काम करिएगा, मेरी सलाह मानिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उस क्वेश्चन के साथ ही आप उसके चारों ऑप्शन पर ध्यान जरूर दें, ठीक है। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है कि 2 इन है और 4 आइन है, 2 इन और 4 आइन, यानी कि इस पूरे कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या समझते हो कि हमारे पूरे के पूरे कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड होंगे? हमारे पूरे के पूरे कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो देखो 3 पाई बॉन्ड वाला हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 पाई बॉन्ड होंगे। ये है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, ये है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्या नहीं देखना, क्वेश्चन को बनाना नहीं देखना है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाते तो इसका स्ट्रक्चर निकल के आता ये CH3 होता आपके पास में, CH3 के साथ में आपका क्या होता, CH होता, CH के साथ में आपका क्या होता, डबल बॉन्ड से एक और CH होता, तो आपकी 2 इन तैयार हुई, देखिए। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड C होता, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड C होता और उसके बाद में हाइड्रोजन होता। तो ये हुआ पेंट 2 इन और आपका 4 आइन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मिलेगा आपको, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मिलेगा, और जितने सिंगल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा यहाँ पर, पूरे इतने में कितने सिग्मा हो गए आपके, 4 सिग्मा आपके यहाँ पर ही हो गए। एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया और एक सिग्मा यहाँ हो गया, ठीक है। तो जितने सिंगल बॉन्ड है आपके, जितने सिंगल बॉन्ड है वहां पर सारी जगह पर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। और जितने डबल बॉन्ड है आपके वहां पर आपको पाई बॉन्ड मिलेगा एक, और जितने ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर 2 पाई मिलेंगे और एक सिग्मा मिलेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। वो होगा 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। चलिए इसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 46 के बाद में 47, ठीक है। 47 हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कि हमारे पास में एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होगा इस कंपाउंड ए का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो ये एक जाना माना कंपाउंड था जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा मेरे हिसाब से। ये क्यूमीन है आपकी, ठीक है। बेंजीन रिंग आपकी दी हुई है और बेंजीन रिंग से क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से आपका लगा हुआ है CH और उससे 2 CH3, तो इस कंपाउंड को आप क्यूमीन कहते हैं। और साथ में दिया हुआ है O2। तो जब ऑक्सीजन से इसकी डायरेक्ट रिएक्शन होने वाली है, जब ऑक्सीजन से इसकी डायरेक्ट रिएक्शन होने वाली है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर आपका कार्बन है, जिस कार्बन से आपके क्या जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन से आपके 2 Me ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन से आपके 2 Me का मतलब ये मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक हाइड्रोजन था। तो उस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O की लिंकेज आएगी और H आएगा,
ठीक है, ऑक्सीजन इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन इंसर्शन में आपका क्या बना, क्यूमीन, और उसके साथ में बनेगा हाइड्रोपरऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन है ही हमारे पास में, और ये लिंकेज का मतलब तो आपको ऑलरेडी नोन होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट मींस परऑक्साइड। ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो तो सारी बेसिक बातें हैं जिन्हें हम लोग किसी और लेक्चर में कर सकते हैं, लेकिन पेपर सॉल्विंग के टाइप पे मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आपको परऑक्साइड के बारे में नॉलेज है या इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा क्यूमीन, क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और अगर हम इसका क्या करते हैं, अगर इसका हम इसका वर्कअप करते हैं, ये जो H+ और H2 दिया दैट मींस वर्कअप, तो वर्कअप में हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा और हमें अल्कोहल मिलेगा। दैट मींस आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 ये सही होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में आते हैं 48 पर। यह क्वेश्चन भी आपका आसान था, क्योंकि यहां पर जनरली पूछा गया है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड। ठीक है, तो ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड का क्या सही स्ट्रक्चर हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो बताए, देखो भाई कौन कौन से चार दिए हुए हमें, पहला दिया हुआ है जिसमें हमारा कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, बाकी सब में हमें किसी न किसी ऑक्सीजन पे क्या दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस तो दिखाई ही दे रहे हैं। जबकि हमें पता है कि Br को अगर देखा जाए, तो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जो भी हमारा माइनस चार्ज स्टेबलाइज होता है ऑक्सीजन पे, बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड हम लोग चलें किस पर, अगर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर पर इसके चले, तो हमारा जो फर्स्ट वन है वो देखिए बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हमारे पास 3 ब्रोमीन लाइन से जुड़े हुए हैं, और ऑक्टा ऑक्साइड में हमें क्या मिल रहा है, 3 ऑक्सीजन इसके पास, 3 ऑक्सीजन इसके पास और 2 ऑक्सीजन इसके पास, जो कि पूरी की पूरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, जो कि पूरी की पूरी वैलेंसी को कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि बीच वाला जो ब्रोमीन है उसकी 2 यहाँ पर और एक इधर, यानी कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे चल रहा है, 2 2 4 1 5 1 6 पर चल रहा है। जबकि बाकी के जो ब्रोमीन है हमारे, वो भी किस पर चल रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि उनका इस Br और इस Br से कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं हो रहा है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए हम लोगों का। ठीक है, बाकी बॉन्ड तोड़ने पर क्या हो सकता है, उसके लिए अदर स्ट्रक्चर हैं, बट सबसे जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो पहला वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 48। कोशिश करके चलो कि 2 मिनट के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन को क्या कर लें, 2 मिनट के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इससे हम लोग 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 4d5p 5s6p, अगर ये हमारे पास एनर्जी लेवल हो, ठीक है, अगर ये हमारी ऑर्बिटल हो, तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, डिक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में लगाइए इनको। तो आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी किससे निकलती है, टोटल एनर्जी नहीं पता है तो ये समझिए, टोटल एनर्जी निकलती है आपकी किससे, N+L से। ठीक है, तो टोटल एनर्जी N+L से निकलेगी। तो अगर हम लोग 4d के लिए N+L निकालते हैं, 4d के लिए अगर हम लोग N+L निकालते हैं, तो N तो हो गई इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 4। और अगर हम लोगों को ये बात सभी को पता होगी, नहीं पता है तो यहाँ देखिए, L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, तो D के लिए कितनी वैल्यू कंसीडर करी जाएगी, 2, तो 4 + 2 यानी कि आपका आया 6। इसी तरीके से अगर आप 5F के लिए निकालेंगे तो होगा 5 और प्लस आपका F के लिए 3, यानी कि वैल्यू आएगी 8। तो जो आपका N+L है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है 5F के लिए। उसके बाद में क्या निकालें, उसके बाद में निकाल लेते हैं एक बार 6P के लिए क्या आ रही है, तो 6P के लिए क्या आएगी 7। ठीक है, 6 और 1 7, ठीक है ना। तो 5P पढ़ा सबसे पहले 8, उसके बाद में पढ़ा हमारा 6P 7, उसके बाद में 5P पर जाएंगे तो पड़ेगा 6, और लास्ट में 4D अगर करते हैं तो 4D के लिए क्या पड़ेगा, हम लोगों का 4 यहाँ पर और D के लिए 2, यानी कि उसके लिए भी क्या पड़ेगा, 6 पड़ेगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा हमारा वो आएगा 5F 6P 5P एंड 4D। ठीक है, जिसमें 2 आपके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, कौन कौन से, पहला वाला और तीसरा वाला। देखो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, एक में 5P पहले था 4D ज्यादा था, एक में 4D पहले था 5P ज्यादा था। जब N+L की वैल्यू सिमिलर हो गई तो आपको अंदाजा है 5P की आपकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, 4D की आपकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो पहला वाला जो आंसर है वो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन को एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मीन्स होता है कि सेम एलिमेंट आपका जो आपका सेम एलिमेंट हो, उसी का क्या हो रहा हो, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी का रिडक्शन हो रहा हो। कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस बिहाफ पे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनमें सिमिलर एलिमेंट का क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो पहली वाली तो देखिए बहुत अच्छे से दिख गई कि यहाँ पर Cu +1 से +2 में गया और फिर ये +1 से 0 में गया, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर ही रिड्यूस हुआ, यानी ए तो सही है। तो देखिए ए कहाँ कहाँ है, ए तो आपके चारों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें आगे फिर से चेक करना पड़ेगा। आगे हम लोग क्या चेक करते हैं, बी वाली को। तो यहाँ पर अगर Mn की मैं कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, तो O4 यानी कि ऑक्सीजन की स्टेट अगर आप -2 मानते हैं, -2 कंसीडर करते हैं, तो क्या निकल के आएगी 4 2 8 यानी -8 और इस इक्वल टू -2 के दिया हुआ है। और Mn की अगर हम लोग +x मान लें तो x की वैल्यू आएगी हमारी +6, ठीक है ना, +6। और यहाँ पर देखिए 2MnO4 सिंगल माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर ये +6 में है, यहाँ पर ये +6 में है, जबकि यहाँ पर ये +7 में चला गया, ठीक है। 4 2 8 माइनस का 8 हुआ और आगे इक्वल टू माइनस का 1 है, तो -8 को ले गए तो +7 बना जाके। और यहाँ पर ये देखिए किस पे है, यहाँ पर ये है +4 पे, तो +6 से +7 पे गया है और +6 से +4 पे गया है, यानी एक बार बढ़ी है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार घटी है, यानी ये रिएक्शन भी डिस्प्रो है, यानी ये रिएक्शन भी डिस्प्रो है। अब यहाँ पर देखिए KMnO4 को आप चेक करेंगे तो Mn यहाँ पर भी कितना था, KMnO4 में हमारा पोटेशियम यहाँ पर भी पॉजिटिव है, वहाँ पर भी पॉजिटिव बनी रहेगा। अगर Mn की हम लोग चेक करें तो KMnO4 में चेक कराइए फटाक से, KMnO4 में इसकी मानी -2 इसकी मानी +1, ठीक है, इसकी मानी -2 इसकी मानी +1, यानी कि हमारा Mn किस स्टेट पे है, +7 स्टेट पे। ये डी ब्लॉक का एक बहुत जाना माना एलिमेंट है, जाना माना कंपाउंड है, सॉरी, पोटेशियम का परमैग्नेट। तो आपको पता होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की 7 होती है। यहाँ पर है K2MnO4, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितनी हुई है, +6 बची, ठीक है। MnO4 तो वही है, K2 लग गए हमारे पास, तो -8 + 2 यानी +6 हो गए। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो MnO2, ठीक है ना, MnO2, तो यहाँ पर आ गई +4, तो दोनों बार घट ही रही है, यानी केवल रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकती। चलो ऑप्शन मैच कर लो कि सी नहीं हो सकती, तो सी यहाँ पर भी है यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी यहाँ पर भी है यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब या तो ए और बी है या फिर ए एंड डी है, ठीक है। तो ए और बी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ए और बी हमारी दोनों ही क्या हैं, ए और बी हमारी दोनों ही डिस्प्रो हैं, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आप चाहो तो एक बार डी को जरूर चेक करोगे, आप चाहो तो एक बार डी को जरूर चेक करोगे। क्लियर, चलिए ये कैसे एलिमिनेट कर दिया, समझ गए ना, कि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ए और बी हमारी डिस्प्रो हैं, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी दो में सी है और यहाँ पर ए एंड डी है, तो दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते ना, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑब्वियस है। चलिए 50 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, और ये क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन आइसोथर्मल है यानी टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है, कह रहा गैस एट 300 केल्विन, ठीक है। तो वो ये 300 केल्विन हमारा क्या हो गया, 300 केल्विन हो गया हमारा कांस्टेंट। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये टेम्परेचर हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, तो कह रहा बताइए वर्क कितना होगा अगर 0.1 से 0.25 लीटर हमारा वॉल्यूम चेंज होता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है W इक्वल टू होता है -P डेल्टा V, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 2 बार, और अगर हम लोग डेल्टा V की बात करें तो डेल्टा V होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि 0.25 और -0.1, यानी कि ये आपका बचा 2 × 0.15, 2 × 0.15 मीन्स ये आपका बचेगा जाकर के कितना, ये आपका हो गया 0.30, ये हो गया आपका 0.30। लेकिन ये क्वेश्चन किस में आया, ये आपका यूनिट किस में आई, ये आई लीटर बार में, ये आई लीटर बार में, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया है लीटर में और प्रेशर दिया है बार में, ठीक है ना। तो आपकी ये 0.30 लीटर बार आया, जबकि सारे के सारे ऑप्शन आपके जूल में हैं, और उसके लिए क्वेश्चन ने आपको जानकारी दे रखी है कि 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल। तो अगर आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आपके हट जाएंगे और 30 जूल आपका करेक्ट आंसर आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, -30 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के साथ में, ठीक है, क्योंकि बहुत बार कम बार ऐसा होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस वीडियोस को शेयर करते रहिए, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए। अगर क्वेश्चन को समझते पर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, और मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में जरूर कंसीडर करूंगा, 100% कंसीडर करूंगा। और ये जो सीरीज है ये मैं कोशिश करने वाला हूं कि अभी 2020-2019 के बाद में मैं आपको 2018 साथ ही 2017 यानी कि पिछले 12 सितंबर के पहले मैं आपको लास्ट 10 ईयर का नीट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमें पता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट देती हैं, लोअर रेडिएशन को जाने नहीं देती। तो यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इन तीन को छोड़कर कोई 2 ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखना है, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होता रहे कि आपको 5 ग्रीन हाउस के नाम पता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है फॉर अ सेल रिएक्शन दैट इज 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस एंड I2 में जा रहा है। कह रहा है ई सेल की वैल्यू दी गई है 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। कह रहा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, जबकि आपको फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे है, जो है आपका डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, जहां पर आपका n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, F इज योर फैराडे कांस्टेंट दैट इज 96,500। ये गिवन जरूर है लेकिन आपको लर्न होना चाहिए। और आपका E है क्या, आपका E है भाई क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि आपको इसमें दिया गया है, यानी कि आपका सेल रिएक्शन के लिए जो ई सेल की वैल्यू है वो दे दी गई है, ठीक है, सेल पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों इन्वॉल्व हैं, तो क्या होगा 2Fe3 प्लस थे जो 2Fe2 प्लस में जा रहे हैं, साथ ही 2I माइनस थे जो कि I2 बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए हमारे 2। F की वैल्यू हमें नॉन है, 96,500, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई कितनी 0.24, इसकी जो वैल्यू आई वही 0.24। आप पॉइंट हटा करके ये दोनों जीरो हटा सकते हो, साथ ही आप 24 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आएगा 965 मल्टीप्लाई बाई 48। आप इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन और नहीं है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो जूल में होगा, जिसे किलो जूल में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसे किलो जूल में करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस वैल्यू को, ठीक है। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा आपका -46.32 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन भाई अपनी मजबूत कर लो, बहुत कम दिन बचे हैं, तो कैलकुलेशन जरूर मजबूत करो कि ऐसी नॉर्मल वाली कैलकुलेशन आपसे हो सके। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत सही चल रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो समय के अंदर ये वीडियो खत्म होगा हमारा। कह रहा है एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्कलीन अर्थ मेटल MS एज द कोफैक्टर। तो आपको ये बात नॉर्मली बायो से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन पता होनी चाहिए कि ATP, ठीक है, जो भी चीज एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर, जो भी फॉस्फेट ट्रांसफर करता है वहां पर हमारी Mg की आवश्यकता पड़ती है, और Mg हमारा क्योंकि सेकेंड ग्रुप का है तो उसे एल्कली अर्थ मेटल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो Mg है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा हमारा कोई भी ऑप्शन देखो नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि Be और Sr से तो कोई लेना देना नहीं था, कैल्शियम और Mg में कंफ्यूजन हो सकती थी, जहां पर Mg हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऐसा कोफैक्टर वर्क करता, ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि Mg के शरीर में बढ़ने और Mg के शरीर में घटने से भी बीमारी हो जाती है। एक्सेस से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हाइपर मैग्नीसीमिया, और जो कमी से होती है यानी कि डिफिशियंसी से होती है उसे कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आगे पेपर में पूछा जा सकता है। 54 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे, ये 54 ही था ना, हाँ 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इस वाले कन्वर्जन के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट हमारा कौन सा हो सकता है। तो यहां पर क्या है देखिए, ध्यान देंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड C है, देन ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3 है, जो कि हमारी एक आइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली है। इसे हमें एक इन में चेंज करना है, तो आइन से अगर हमें इन में चेंज करना है तो देखिए 2 हाइड्रोजन का फर्क है इस पूरी रिएक्शन में। तो यहां पर Na लिक्विड NH3 भी नहीं हो सकता, ZnHCl भी नहीं हो सकता, जो सबसे परफेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, H2PD, ठीक। H2PT भी होता
तब भी वो सबसे बढ़िया काम करता। तो H2PD H2PT जो एल्केन का रिडक्शन है उसके लिए बहुत अच्छे रीजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल रीजेंट है वो होगा आंसर नंबर 2 यानी कि H2 विथ पैलेडियम। एंड क्विनोलिन तो ऐसा क्या यूज किया जाएगा, कॉमा लगा करके दिखा हुआ है, तो ऐसा सॉल्वेंट आपका यूज किया जा रहा होगा बिल्कुल तौर पे। तो यहाँ पर H2PD आपका बिल्कुल सही आंसर है। 55 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कह रहा विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E, जहां पर E आपका है पूरा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम यानी कि ऑक्सीजन फैमिली दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको छोटी सी याद रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप जाने का मतलब हमारा साइज क्या करता है, हमारा साइज इंक्रीज करता है। किसी भी फैमिली में डाउन द ग्रुप जाने पर हमारा साइज जो है वो इंक्रीज करता है एटम का, और अगर साइज इंक्रीज करता है तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, यानी जो सबसे नीचे होगा बच्चों, जो सबसे नीचे होगा उसकी H2 के साथ में थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी, है ना। तो यहीं से देखो पता चल रहा है कि H2 लास्ट में हमारा PO, इसकी एनर्जी हमारी सबसे कम होनी चाहिए। तो इसका एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज H2PO। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। लेकिन हाँ, अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग इसे जरूर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम का ग्रुप ऐसे चलता। ठीक है, तो इसके बाद में टेलोरियम आएगा, देन सिलेनियम आएगा, देन सल्फर आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा, जो कि ऑर्डर आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होता है। अगर इतनी आसानी से क्वेश्चन नीट के आपके क्लियर हो रहे हैं मेरे साथ, तो फिर से बोल रहा हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, जिससे सभी का फायदा हो सके। ठीक है, जिससे सभी का फायदा हो सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से बच्चों कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, GeX4 जहां पर X इज अ हैलोजन इज मोर स्टेबल देन GeX2। तो ये वाला तो करेक्ट है भाई, ये वाला तो करेक्ट है। तो हमें पता है जनरली कि GeX4 यानी कि जो कार्बन फैमिली के साथ में X4 है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl2F2 तो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू GeX2। ठीक है ना, और SnF4 इज आयनिक इन नेचर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा है, गलत कौन सा। इस बात पे बहुत ध्यान देखना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना। तो यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत आसानी से पाया जाता है। ठीक है ना, तो PbF4 और SnF4 यानी SN4+ और PB4+ ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड आपके बनाते हैं। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। आपका PbF4 भी कैसा होना चाहिए था, ये भी आपका आयनिक होना चाहिए था। तो अगर आपने थोड़ा सा डेप्थ में किसको पढ़ रखा है, मेन ग्रुप को पढ़ रखा है, तो आपका टाइम बच जाता, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या था, पहला ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट था। ठीक है ना, चलिए 58 को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन आपको नीचे मिलने वाले हैं, तो बाद में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट था। प्योर नाइट्रोजन है, देन हैबर प्रोसेस है, देन कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, देन डीकन प्रोसेस है। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और पी ब्लॉक के क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ऊपर भी दूसरा वाला भी आया, 57 भी पी ब्लॉक से था। ठीक है ना, और उसके बाद में हमारा ये वाला भी क्वेश्चन पी ब्लॉक से आया। तो मेन ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, मेन ग्रुप आपको रिवाइज करके जाना है। तो प्योर नाइट्रोजन आपको पता है सोडियम एजाइड से बनती थी, NaN3C। ठीक है, अगर आपने कोई भी बुक पी ब्लॉक की पढ़ी है, ठीक है, पी ब्लॉक आपने किसी भी बुक से पढ़ा हो, तो कॉन्सेप्ट आता था डाई नाइट्रोजन का। डाई नाइट्रोजन NaN3 या फिर बेरियम एजाइड से बनते थे। साथ ही हैबर प्रोसेस जाना माना प्रोसेस है अमोनिया को बनाने का। कॉन्टेक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के बहुत अच्छे प्रोसेस हैं। और डीकन प्रोसेस से क्लोरीन बनाई जाती थी। यानी कि एक बार ऑप्शन मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। तो ए के लिए हमारा होना चाहिए 4, बी के लिए हमारा होना चाहिए 3, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। चलिए देखिए यहां पर कौन सा है। ए के लिए हमारे पास 4 और ए के लिए 4 यानी कि तो केवल चौथे वाले में ही दिख रहा है। ए के लिए 4 तो देखो केवल चौथे वाले में ही दिख रहा है। तो अगर आपको चारों नहीं भी पता थे, आपको केवल इतना पता था कि प्योर नाइट्रोजन डाइएजाइड से बनती है, तब भी आप इसको करेक्ट कर देते, क्योंकि 4th ऑप्शन के अलावा और किसी में चौथा पहले है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं।
जब नॉर्मली पढ़ाने बैठते हो तो उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि उस ऑप्शन को पहले ही हटा दो जो नहीं हो सकता, बाकी में आप अंदाजा लगाएंगे तो अंदाजे भी सही होंगे आपके। 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसी हैव ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एमओटी। एमओटी के अकॉर्डिंग इनमें से किसमें केवल पाई बॉन्ड है। तो ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपको पता है कि O2 में एमओटी के अकॉर्डिंग एक सिग्मा एक पाई होता है, Ne2 में भी होता है, Be2 और C2 को चेक कर लेना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको C2 क्लियर दिखेगा। क्यों क्लियर दिखेगा? क्योंकि अगर C2 का आप एमओटी डायग्राम बनाते हैं तो आपको मिलेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px एंड पाई 2py। यही बनी सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कितने, यहाँ पर भी कितने बने आपके 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है ना। और हमारे पास हैं कितने, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक कार्बन के 6, दूसरे कार्बन के 6, तो 12 ही तो हुए, केवल 12 ही तो हुए। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 टू 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिग्मा बना टूटा, सिग्मा बना टूटा, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी अगर C2 है तो उसमें केवल पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर आपको एमओटी पर एक वीडियो चाहिए जो कि मैं रेयर टॉपिक सीरीज पे पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कर दें, जिससे आपके रेयर कॉन्सेप्ट सीरीज को जब मैं स्टार्ट करूं, उम्मीद है कि 25 के बाद ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं केवल ऐसे टॉपिक उठा कर लाऊंगा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बच्चों को दिक्कत करते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आप कमेंट कर देंगे तो आपकी एमओटी सबसे पहले आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि पहले वाले ऑर्डर में अगर हम लोग चलें तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। और बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, हमेशा ही पढ़ते आते हैं, वो क्लास 10th से पढ़ते आते हैं कि लेफ्ट से जैसे ही राइट गए हमारी रेडियस क्या हुई, डिक्रीज हुई, और आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई। ये बच्चों के अंदर इनबिल्ड है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, वो ये वाला लगाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जबकि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका Li, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। इसका लिए आपको थोड़ा सा क्या करना था, बस यही पेपर करवाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। बेरिलियम की अगर हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 4, दैट इज 1s2 एंड 2s2। जबकि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो 7 के अकॉर्डिंग इट इज 1s2 एंड 2s2 एंड 2p3, ठीक है ना। तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हमें पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती हैं, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, ठीक है। तो बेरिलियम से पहले आपका क्या आ जाएगा, बेरिलियम के बाद आपका बोरॉन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के बाद आपका नाइट्रोजन आएगा, बाकी ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे हो रहा था, और जिस तरीके से आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलते रहते हैं लगातार अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 हो गए, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। कह रहा था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमरेज, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब टूट जाता हो वापस। जनरली हमें पता है पॉलीइथाइलिन की बात करें तो उसे दोबारा से बायोडिग्रेडेबल वो नहीं होता, उसे दोबारा से नहीं क्या कर सकते, हम यूज नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो इसमें आया है नायलॉन 6 या नायलॉन 6 या बुनायस या नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो बेटा इसमें 11 पॉलीमर हैं आपके बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि आपको पढ़ लेने होंगे। इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में यूट्यूब पे ही, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनमें बेसिक यूनिट कौन सी यूज होती है ये भी पूछा जाता है, तो इसकी मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, इसकी लिस्ट आपको 10 मिनट का वीडियो बनेगा, वो मिल जाएगा आपको 1-2 दिन में। और इसका आंसर आपका होगा नायलॉन 2 नायलॉन 6। लर्निंग पोर्शन का क्वेश्चन था। नायलॉन 2 नायलॉन 6 एक ऐसा पॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा पीएच ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस इज 9, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। कह रहा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनमें से क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कितनी आसानी से हम इसे कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर CaOH का होल ट्वाइस है हमारे पास और हम इसे तोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा Ca डबल प्लस, प्लस मिलेगा हमें 2OH माइनस, प्लस हमें मिलेगा 2OH माइनस, है ना। तो अगर हम लोग इसका KSP निकालने की कोशिश करें तो हमें KSP मिलेगा Ca डबल प्लस की कंसेंट्रेशन और इनटू OH माइनस की पावर 2।
इंटू OH माइनस की पावर 2। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। चलो भाई, अब क्या दिया हुआ है हमें, pH दी हुई है, pH दी हुई है हमें 9, pH दी हुई है हमें 9। तो हमें पता है कि pH और pOH का जो सम होता है वो 14 होता है। तो अगर pH 9 है तो एज यूजुअल pOH हमारी क्या हो जाएगी, pOH हमारी हो जाएगी 5। और अगर pOH हमारी 5 हो गई तो OH की अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हो जाएगा 10 टू द पावर -5। ठीक है ना, ये तो सभी को पता होगा माइनस लॉग H प्लस के कॉन्सेप्ट से। तो अगर pOH pH इसको क्या कहोगे, इसे आप कहोगे माइनस लॉग OH माइनस, है ना। तो जब यहां से आप माइनस को आगे भेजोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, लॉग हटाओगे तो 10 की पावर में चला जाएगा, यानी OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर -5। ठीक है ना। अब 10 की पावर ये -5 आ गया, इसे अपने दिमाग में रखना। तो एक चीज और देखिए ध्यान से कि अगर हमारा CaOH होल ट्वाइस जब ब्रेक होता है तो बनाता है Ca डबल प्लस और प्लस 2OH माइनस। तो अगर इसका 1 मोल बनता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो अगर OH की कंसंट्रेशन हमारी है 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर -5, है ना, 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 अगर आ रही है हमारे पास में, तो Ca डबल प्लस की क्या आ जाएगी, Ca डबल प्लस की आ जाएगी हमारी इसकी हाफ, है ना। Ca डबल प्लस की कितनी आ जाएगी हमारी 10 टू दी पावर -5 की हाफ। वहां पर तो आ रही 10 टू दी पावर -5 और इसकी क्या हो जाएगी 10 टू दी पावर 5/2, क्योंकि जितने OH टूट रहे हैं उसके आधे Ca डबल प्लस मिल रहे हैं हमें। तो हम जिसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं यही हमारी 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो दोनों की कंसंट्रेशन हमें नोन हो गई। अब अगर हम KSP निकालते हैं, तो हमने Ca डबल प्लस के लिए क्या निकाला, Ca डबल प्लस के लिए निकाला 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 और OH के लिए क्या निकाल के हैं 10 टू दी पावर -5, 10 टू दी पावर -5। ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर हो गया, तो ये आई 5 की पावर 10 और ये आई 5 की पावर 5, यानी 0.5 इंटू 5 की पावर 15 अगर कहीं पर लिखा है तो करेक्ट आंसर होगा। दिस इज फर्स्ट वन, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -15 इज द करेक्ट आंसर। ये KSP की वैल्यू होगी आपके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 के बाद में आते हैं 63 पर। कह रहा है क्वेश्चन गिव द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट जो है वो K है तो द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। कैसे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, और उनमें आपको रिलेशन पूछा है। तो जनरली आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है K इक्वल टू होता है आपका 2.303। एक बार पूरा सॉल्व करता हूं यहां से। K इक्वल टू होता है आपका 2.303, उसके साथ में आपका होता है अपॉन में T, साथ में log A अपॉन A नॉट अपॉन A। ठीक है, log A नॉट अपॉन A, जहां पर T होता है आपका टाइम। ठीक है ना, A नॉट होती है आपकी इनिशियल वैल्यू और A होती है आपकी फाइनल वैल्यू, यानी कि जितना कन्वर्ट हो गया उतना माइनस करके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रह गई दैट वन। ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, T की वैल्यू निकालते हैं, तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.303 अपॉन में आ जाएगा हमारा K, साथ ही में आएगा log बेस 10 होगा, ऑब्वियस सी बात है 2.303 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो log का बेस 10 होगा। ऊपर आएगा 100, क्योंकि हमने 100 कंसीडर कर ली कि हमारी जो रिएक्शन है उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अपने आप में 100% है, और उसने कहा कि 99% चेंज हो गई, तो नीचे आया 99% अगर चेंज हो गई तो नीचे बचा 1, या कई सारी किताबों में इसे A-X से भी लिखा जाता है, तो आप करते 100 - 99 तब भी आपका 1 ही आता। तो log 100 की वैल्यू ऐसा आपको पता है, log 100 की वैल्यू आएगी 2, तो इस वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में K रखना है। तो 2.303 का डबल हुआ आपका 4.606 अपॉन में K, तो T इक्वल टू आपका आंसर होगा 4.606 अपॉन K। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लगते हैं, 2-2 मिनट में समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कि हाँ इस तरीके से लगेंगे। बस आपको फॉर्मूले से याद होने चाहिए थोड़े से, और आपको क्या हल्की सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, लॉग की वैल्यूज निकालना आना चाहिए। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे अपने घर पर, पेपर आपको सॉल्व होते मिलते रहेंगे। जो भी टॉपिक आपको कठिन लगते हैं वो आप बताते जाएंगे, तो आपको उनका जो अलग सेपरेट वीडियो है वो रेयर कॉन्सेप्ट सीरीज में मिलता जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो बेसिकली वो एमिनो एसिड जो कि शरीर में बनते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और जो बाहर से लेने पड़ते हैं दैट वन आर एसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये तो नॉर्मल बायो का क्वेश्चन था, एलानिन सभी को पता है कि
एलानिन हमारे लोगों के जो बॉडी है उसी के अंदर बन जाता है, तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में होगा, ठीक है। जबकि जो बाकी के हैं लाइसिन, वेरिन एंड आपके ल्यूसीन, ये सारे के सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब इसकी सीरीज, अगर इसकी भी लिस्ट आपको चाहिए, अगर इसकी भी लिस्ट चाहिए तो इसकी भी लिस्ट दे दूंगा, साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। अब देखो कितना डरावना क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, ठीक है, कितना डरावना क्वेश्चन कि अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कौन सी रिएक्शन होगी, यही तो पूछा है। तो डरना मत क्वेश्चन को देख करके, ऐसे क्वेश्चन को। पहले वाले में दिया है N2Cl देन Cu2Cl2 तो Cl बनाया, अगले वाले में दिया है Cl2AlCl3 साथ में आपका क्लोरोबेंजीन बनाया, HCl निकाला, यहाँ पर Cl2 दिया, UV लाइट दी और एक ही Cl2 से क्या कर दिया, सारे कोनों में Cl जोड़ दिया, इम्पॉसिबल चीज कर दी इसमें, और CH2OH HCl दिया है, हीट दिया है। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए AlCl3 के बारे में कि AlCl3 काम कैसे करता है, AlCl3 काम कैसे करता है। यहाँ पर ये Cl और Cl सिंगल बॉन्ड से जरूर है, लेकिन AlCl3 इसके एक Cl माइनस को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा AlCl4 माइनस, और सामने वाले को तोड़ जाएगा Cl प्लस पे। तो Cl के ऊपर अगर प्लस आ गया तो ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये मोस्ट अनस्टेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। और अगर ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है तो जो हमारी बेंजीन रिंग है, जो हमारी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, उसमें पता है हमें डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड किस पर अटैक कर देगा, Cl प्लस पर अटैक करेगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट एंड इट इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। Cl प्लस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो इस पर अटैक करेगा, और ये जो रिएक्शन आपकी होगी, ये रिएक्शन जो आपकी होगी वो किसके थ्रू होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगी। यानी कि आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसमें हमें साफ AlCl3 दिखाई दे रहा था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, इनमें से कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप देगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखो जानकारी दे दूं, इतनी भी जल्दी में नहीं हूँ कि 1.5 घंटे में आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन ना करूं। तो ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है, ये मतलब क्या है इसका, देखिए जो भी राउल्ट का लॉ आपने सबने पढ़ा होगा सोल्यूशन नाम के चैप्टर में, तो राउल्ट लॉ से जो भी चीज़ आपकी, जो भी ऐसा सोल्यूशन हो जो राउल्ट लॉ से निगेटिव डेविएशन दे दे, वो होगा बॉइलिंग एजोट्रोप को वो क्रिएट करेगा, ठीक है, वो बॉइलिंग एजोट्रोप को क्रिएट करेगा। साथ ही एक चीज़ और है कि अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव बॉइलिंग एजोट्रोप को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि निगेटिव डेविएशन है, कि अगर डेल्टा वी हमारी निगेटिव आ जाए, ठीक, डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम मिक्स करने के बाद में जो वॉल्यूम है वो घट जाए, यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो मिक्सचर है या सोल्यूशन है वो निगेटिव डेविएशन दे रहा है। तो देखना यहाँ पे है कि कौन कौन सा दे सकता है। तो हेप्टेन ऑक्टेन तो लगभग कैसा बिहेवियर देते हैं, राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। एथेनॉल और वाटर के साथ में हो सकता है, बिकॉज ये भी क्या करेगा, ये भी हमारा क्या बनाएगा, H बॉन्ड बना सकता है, ये भी H बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसका H बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज एक ऑर्गेनिक चीज़ है और साथ ही क्या है आपके साथ में वाटर है। जबकि अगर वाटर और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के बीच का, जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है वो भी मैक्सिमम है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा निगेटिव डेविएशन देगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप होगा वाटर और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप जो होगा वो वाटर और नाइट्रिक एसिड का होगा। इसके बाद में 68 के बाद में आते हैं किस पर, 67 पर। ये कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन विच वन इज करेक्ट। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी अगर दिए हुए हैं तो उसका रेट कैसे लिखा जाएगा, उसका रेट ऐसे लिखा जाता है कि -1/a dA/dt, यानी जो भी नंबर यहां लगा है उससे डिवाइड कर दो, और अगर रिएक्टेंट है तो माइनस और प्रोडक्ट है तो प्लस, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर इसके टर्म में लिखना है तो लिखेंगे -1/b dB/dt बराबर, ये प्रोडक्ट में आ गए तो प्लस का 1/c डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt, और बराबर होगा ये 1/d डी कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन इन D/dt। इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो भी याद रखिए स्टोइकियोमेट्री है, जो भी स्टोइकियोमेट्री उससे डिवाइड करेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, और साथ में कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो इस बिहाफ पे अगर चलें तो इसका क्या लिखा जाता रेट, इसका लिखा जाता
dN2 अपॉन dt, वो भी माइनस का, प्लस बराबर होगा -1/3 dH2 अपॉन dt, और ये बराबर होगा प्लस का 1/2 dNH3 अपॉन dt। अब यहां माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट है। तो देखो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ये सी वाला मैच कर रहा है, -dN2 अपॉन dt, ठीक है ना, -dN2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस प्लस का 1/2 dNH3 अपॉन dt, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, ये भी हलवा। कह रहा द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस की जानी मानी रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर, साथ में FeMO, सब कुछ याद रखना है, साथ में FeMO। तो Fe है कैटलिस्ट, MO है प्रमोटर। तो यहां पर देखिए कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हल्के में समझाऊंगा क्वेश्चन को, कि 2 मोल अमोनिया अगर हमें बनानी है तो हमें कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत है? 3। तो अगर हमें 20 मोल अमोनिया बनानी हो तो इधर भी ट्रिपल कर दो, यानी हमें इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमें 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए और 10 मोल नाइट्रोजन चाहिए। तो यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन पूछा है तो 30 मोल करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन, इससे ईजी क्वेश्चन मिलेगा क्या? इससे ईजी क्वेश्चन मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा ना। और 2019 का कोई पुराने पेपर का भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेसिक चीज़ों को छोड़कर मत जाना। कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ों को छोड़कर मत जाइएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कठिन करने के चक्कर में आप बेसिक चीज़ों को भूल जाएं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, इनमें से प्रोटोनेट होने के लिए कौन सा मोस्ट डिफिकल्ट है? तो देखिए, आपको पता है कि अगर NH3 है, मान लीजिए इसके पास में लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा H+ को और अमोनियम आयन बना देगा, NH4+ बना देगा। जैसे सिमिलर तरीके से अगर वाटर की बात करें तो वाटर में भी ये HOH ऊपर दिया हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो पूछ रहा है इनमें से किसे प्रोटोनेट करना सबसे ज़्यादा कठिन है? तो लास्ट में देखो दिख रहा है PHOH, PH का मतलब क्या हो गया? ये वाली रिंग, और रिंग के साथ में आपका OH लगा है। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो देखो लोन पेयर है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, तो ये है रेजोनेंस की कंडीशन। आपको पता है कि फिनॉल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या होता रहता है? रिजोनेट होता रहता है रिंग पे, इसलिए जो फिनॉल होगा हमारा, उसे प्रोटोनेट करना सबसे ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है। उसे प्रोटोनेट करना सबसे ज़्यादा कठिन होगा। समझ में आ गई बात पूरी तरीके से? क्वेश्चन नंबर 69 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। एक बार फिर से सॉल्यूशन नाम के चैप्टर से क्वेश्चन दिया है। कह रहा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक, आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं कि डेल्टा S मिक्स 0 हो, जो नहीं हो सकती, डेल्टा V मिक्स नहीं हो 0 की, जो होनी चाहिए। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा V 0 के बराबर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेल्टा G जो है वो आपकी क्या होती है? निगेटिव होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा G निगेटिव होती है। और डेल्टा H जो टोटल एनर्जी है वो आपकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए 0 के। तो सोल्यूशन के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए ऑप्शन नंबर 3 डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, आपको 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपका क्या है, जो आपका आइडियल सोल्यूशन उसके लिए डेल्टा H 0, साथ ही आपका डेल्टा V 0, डेल्टा S की वैल्यू ज़्यादा, डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव। इनके अलावा अगर कुछ भी होता है तो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो अब बीच में छोड़ के नहीं जाना है, सब्र रखना है और ख़त्म करना है। आज इसे सब्र रखना है और ख़त्म करना है। 42 मिनट अभी तक हुए हैं, अगर हम लोग इसको 1.5 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोनोस्टेट एसिड H2O एंड HFR। तो कॉन्जुगेट बेस पूछा है, नॉर्मली कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तो आप H तोड़ दीजिए, जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H तोड़ो, क्या कर दो? ब्रेक कर दो। और अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो H क्या कर दो? ऐड कर दो। बात खत्म हो गई, ठीक है ना? समझ गए कहानी को? तो अगर यहाँ पर हम लोग चलें कि क्या होगा, यहाँ पर चले क्या होगा, तो H2O जो है उससे H निकाल ले तो बचा OH माइनस, अगर H निकाल लेते हैं, और जो HF है हमारा, अगर उसमें से H निकाल ले तो बचा F माइनस। तो OH माइनस एंड F माइनस आर कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2 एंड HF। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखो इतने आसानी से क्वेश्चन सारे होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो लगे रहो, देखते रहो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं।
और पूरे वीडियो को कंप्लीट करके जाना। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो पूरे वीडियो को कंप्लीट करके जाना। थकान हो रही है तो लड़ो उससे, क्योंकि 12 सितंबर को तुम्हारा पेपर है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि विच मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड विद AgI। इनमें से कौन सा AgI जो है फॉर्मेशन ऑफ विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड AgI। तो देखिए सारे KI दिए हुए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे KI दे दिए, क्योंकि AgI और साथ में माइनस आपको दिखाया गया है। तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट तो इनके सबके साथ दिख रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो सभी के साथ है। तो कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा हमारा जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। तो जहाँ पर बच्चों KI की कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगी, जहाँ पर KI की कंसंट्रेशन हाई होगी, वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी आपका हाई लगेगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 50 ml, 50 ml, 50 ml एंड 50 ml, 1.5 मोलर, 2 मोलर, 1.5 मोलर एंड 0.1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर 50 ml और 2 मोलर जो KI है, साथ में 50 ml ऑफ 1 MaGNO3 है। यहाँ पर आपकी KI की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, जो कि मैक्सिमम कॉमन आयन इफेक्ट देगी और साथ ही साथ आपके जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है उसे फेवर भी करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन तो किस पर आ गया, ये क्वेश्चन तो आ गया किस पर, लर्निंग पोर्शन पे वापस से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, कि अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, इसमें से कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन जी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एम पे और कौन सा है, एम्पिसिलिन भी नहीं है, साथ में कौन से जितने भी दिए हुए हैं कौन से हैं, एमोक्सिसिलिन दी हुई है, ये भी नहीं हो सकती, और आपका कौन सा दिया है, क्लोरामफेनिकॉल दिया हुआ है, वो भी नहीं हो सकती। तो पेनिसिलिन जी है वो आपकी एंटीबायोटिक होती है, सभी को पता होगा कि पेनिसिलिन जी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा एन एल्कीन ए, एक एल्कीन है बच्चों ए, जो रिएक्शन करती है O3C विच रिएक्ट विद O3 एंड ZnH2O गिव्स प्रोपेन, क्या देती है, प्रोपेनोन एंड एथेनल। क्या देती है, प्रोपेनोन एंड एथेनल। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, सीखो मुझसे। ठीक है, एक एल्कीन है जो O3 से रिएक्शन करके प्रोपेनोन और एथेनल दे देती है। तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट दिया यहाँ पर और 2 कार्बन का प्रोडक्ट दिया यहाँ पर, यानी कि हमारी एल्कीन के पास कार्बन कितने हैं, हमारी एल्कीन के पास कार्बन 5 है। आगे क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ HCl एल्कीन A गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट, देन स्ट्रक्चर ऑफ B इज। तो B का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। तो एल्कीन की HCl के साथ रिएक्शन है तो मार्कोनी-काफ रूल याद आना चाहिए हमें। मार्कोनी-काफ रूल से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एल्कीन जो प्रोडक्ट आएगा HCl जुड़ने के बाद वो आपका कौन सा आएगा। तो आपको अंदाजा लगाना है कि आपकी एल्कीन कैसी है जो कि आपका एसिड प्रोपेनोन दे सके, यानी कि आपका एसीटोन दे सके, साथ में आपको क्या दे सके, साथ में आपको दे सके एथेनल, यानी कि CH3CHO दे सके। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमें अगर ओन चाहिए तो CH3 की लिंकेज तो हमें चाहिए कार्बन के साथ 110%। साथ ही हमारे पास 5 ही कार्बन है, 3 हमने यूज कर लिए तो 2 बचे, तो डबल बॉन्ड से C होना चाहिए, देन हमारे पास CH3 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन हमारा क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, एक वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर H लगा लेते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड एल्कीन, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड एल्कीन जो कि प्रोपेनोन और एथेनल दे सकती है। अब अगर इसकी रिएक्शन हम बच्चों HCl से कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, यानी एक C से इस वाले C से क्या जुड़ेगा आपका, इस वाले C से जुड़ेगा आपका Cl और हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, यानी लिंकेज बनी CH2 की CH3 के साथ, देन कार्बन, देन Cl, जिससे 2 मेथिल ग्रुप। देखिए क्या ये ऑप्शन है, देखिए क्या ये ऑप्शन है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जरा देखो तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन है वही, CH2 CH3 की लिंकेज है, देन कार्बन है जिससे 2 मेथिल ग्रुप और 1 क्लोरीन है। तो आंसर नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मैंने 2 मिनट में आपको बना के दिया और वो भी बिना किसी परेशानी के। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम K4Fe-CN6। तो ये तो आ गया आपका CFT पे क्वेश्चन। ये किस पर आ गया आपका क्वेश्चन, CFT पे। चलिए ध्यान दीजिए, Cn आपका हो गया -1, K4 आ गया आपका +4, यानी कि Fe है आपका किस स्टेट पे, Fe आ गया आपका +2 स्टेट पे। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना।
ये आ गया आपका +2 स्टेट पे। जैसे ही ये +2 स्टेट पे आया, हमें पता है Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है S2D6, Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई S0D6, ठीक है ना। ये हो गई हमारी S0D6। अब जब ये S0D6 हो गई, साथ ही CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे टूटेंगे d ऑर्बिटल, ये 5 d ऑर्बिटल हुए जो कि ऊपर गए 2 और नीचे गए 3। ऊपर वालों का नाम हो गया Eg और नीचे वालों का नाम हो गया T2G, ठीक है। अब ये Eg T2G क्या है, सब CFT का पार्ट है। अगर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा इस पर वीडियो। तो अब हमारे पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हुंड का रूल फॉलो नहीं होगा, याद है ना। CN है, CO है, तो हुंड का रूल फॉलो नहीं होता स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। तो यहां पर भरो भाई 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो कन्फिग्रेशन क्या निकली, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। यानी कि आंसर नंबर 2 आपका करेक्ट होगा बच्चों, 100% करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, ठीक है। बीच में आ गए, अगर अभी तक का वीडियो को देख लिया तो वीडियो सेशन को जरूर लाइक कर दो, क्योंकि पूरा का पूरा नीट का सोल्यूशन आपको मिल रहा है 2019 का यहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर मिल रहा है, क्योंकि 76 पर हम लोग आ गए हैं और 76 से हमें चलना है कहाँ तक, 90 तक। तो बस लास्ट के कितने क्वेश्चन हैं, लास्ट के हम लोग बनाने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और खत्म कर देंगे हम लोग आज के टॉपिक को, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मानता हूँ 80 और 90, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 15 क्वेश्चन करने में आधे घंटे का टाइम लगेगा हम लोगों को। इसी के साथ करते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। इनमें से PCl5 के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, इनकरेक्ट। देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहा 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल 120 विद ईच अदर। 2 एक्सियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड एंड PCl5 इज अ नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, साथ में कौन सा, sp3 और साथ में 3 1 4 1 5, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1, ये हाइब्रिडाइजेशन है आपका। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में आपकी ज्योमेट्री निकल के आती है ट्राइगोनल बाई प्रिज्म। कैसी है निकल के आती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई प्रिज्म, ये ज्योमेट्री निकल के आई। तो देखिए पहला कहा इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो 120 डिग्री के एंगल पे है, बिल्कुल है। ये 90 यानी कि एक्सियल बॉन्ड हमारे कितने डिग्री पर हैं, 180 डिग्री पर है, परफेक्ट आंसर है। एक्सियल PCl बॉन्ड और लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड, बिल्कुल सही है। एक्सियल बॉन्ड जो है वो लॉन्ग होंगे और PCl बॉन्ड जो है वो शॉर्ट होंगे। अलोंग द प्लेन है वो अलोंग द एक्सिस है। और अगर ऐसी कंडीशन है, सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, तो ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव होना चाहिए। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया कि PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, विच वन इज इनकरेक्ट, दैट मींस योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को आराम से डील करिए। 76 के बाद आते हैं 77, जो कि यहां पे है। कह रहा विच विल मेक बेसिक बफर, इनमें से कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। बफर सॉल्यूशन बनाना है आपको, बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है। तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया 50 ml ऑफ 0.1 MnOH एंड 25 ml ऑफ 0.1 MCH3COOH। नहीं हो सकता बेसिक बफर, नहीं हो सकता बेसिक बफर, क्योंकि NaOH दिया, साथ में एसिड दिया है वो भी वीक, ठीक है ना। 50 ml इसके, 25 ml इसके, नहीं हो सकता बेसिक बफर। ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक होगा ड्यू टू NaOH, ठीक है ना। दूसरा पूछा है 100 ml ऑफ 0.1 MCH3COOH और साथ ही कौन सा, और साथ ही 100 ml ऑफ 0.1 MnOH। तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है, 100 ml जरूर है, 100 ml जरूर है, बट 0.1 MCH3COOH और 0.1 MnOH है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है 100 ml ऑफ 0.1 MHCl एंड 200 ml ऑफ 0.1 MnH4OH। यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। 100 ml ऑफ 0.1 MHCl एंड 100 ml ऑफ 0.1 MnOH। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है। आंसर नंबर 3 इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 100 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1 प्लस 200 इंटू 0.1 प्लस 200 इंटू 0.1, यानी ये बचा आपका 10, ये आपका बचा 10 m पर मोल, 10 मोलर हो गया आपका, 10 मोलर मान लो यार, 10 मोलर हो गया। और इस वाले में कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 m मोल। जबकि NH4OH आपका कितना है, NH4OH है आपका 0.1, ठीक है ना, 0.1। तो अगर हम लोग इसे देखेंगे तो बनाएगा क्या, ये बनाएगा NH4Cl
और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा H2O, साथ में बनाएगा H2O, लेकिन NH4Cl कितना बनेगा, 10 m मोलर बनेगा, यानी कि बेसिक बफर है, 100% इट इज अ बेसिक बफर। 77 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। अब बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन कहा है, स्ट्रांग हीटिंग कराई गई है बाद में, यानी कि अमोनिया वापस आएगी, साथ में कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन NH3 के साथ। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया उसके सामने बेस का काम करेगी, यानी कि आपके बनेंगे क्या, यानी कि आपके बनेंगे CONH2। जब भी आपको ये मिले, जब भी आपको COOH मिले प्लस आपको क्या मिले, NH3 मिले, ठीक है ना, तो आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से निकल जाता है आपका H2 और आपको मिलता है CO, साथ में क्या मिलता है, यहाँ से NH2 मिलता है, CO साथ में NH2। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, इस रिएक्शन की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा कुछ मिलने वाला है। ध्यान से देखेंगे प्रोडक्ट को, ये है हमारा रिएक्टेंट COOH का, उसके साथ में अगर NH3 के साथ में एक्सेस में रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ पर भी एक ग्रुप लगेगा, वो लगेगा आपका CONH2, यहाँ पर भी आपका ग्रुप लगेगा अमोनिया से रिएक्शन के बाद CONH2। बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग है तो NH2 यहाँ से और H यहाँ से, यानी कि NH3 आपका कर जाएगा रिलीज, NH3 आपका कर जाएगा रिलीज, और साथ ही बचेगा क्या, साथ ही बचेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और दोनों जुड़े होंगे NH से, बेंजीन रिंग एज इट इज। ये कंपाउंड बहुत फेमस कंपाउंड है थैलामाइड, ठीक है। तो थैलामाइड आपका बनेगा, थैलामाइड की प्रिपरेशन है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दी हुई है। वैसे आप यहाँ पे एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर सकते थे कि COOH है, NH3 से रिएक्शन करके केवल एक CONH2 नहीं बनता, पूरा का पूरा NH2 ग्रुप कहाँ से जोड़ दिया, दोनों के दोनों NH2 ग्रुप कहाँ से जोड़ दिए। तो पहला जो दूसरा वाला आंसर है वो हमें पहले से ही मोस्ट एक्सपेक्टेड दिख रहा था, बट ऐसा कॉन्सेप्ट बेस आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना चाहिए, आपको एलिमिनेशन तब लगाना है, आपको एलिमिनेशन, सुन लो ध्यान से, ये मत सो कहना सर जी एलिमिनेशन करके आए हो तो गलत हो गया। एलिमिनेशन तब लगाना है जब कॉन्सेप्ट नहीं आता, तब एलिमिनेट करिए चीज़ों को। चारों ऑप्शन पे नजर डालना इसलिए जरूरी है कि आपको हो सकता है, जैसे भी बफर वाले में हमने देखा कि NaOH की रिएक्शन HCl के साथ दे दी गई, ठीक है ना, तो ये कहां से हो जाएगा बफर, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों की कंसंट्रेशन सेम, तो NaCl बना करके छोड़ जाएगा, वाटर में नमकीन पानी रह जाएगा भाई, तो बफर कहां से बन गया। तो ऐसे ऑप्शन को कहते हैं, चलो एलिमिनेट कर दो, बाकी के 3 में चेक करना है, ठीक है, बाकी के 3 में चेक करना है। तो ये पेपर सॉल्व करना सिखा रहा हूं साथ ही साथ कि किस वे में आप पेपर को सॉल्व करें जा करके, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। 79 ये कह रहा है कि मैच करिए भाई इनके शेप को। तो XeF4 का शेप बताइए कैसा होगा। XeF4 का शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, ऐसा देखने में लगेगा ये XeF4। तो बाकी बचे जरूर 2 लोन पेयर, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, बट शेप को अब नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ तो लोन पेयर है, तो चारों के चारों फ्लोरीन आपके प्लेन पे आ गए। अगर XeF6 की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं XeF6 की, तो क्या होगा हमारे पास में, तो कुछ ऐसा दिखेगा। XeF6 होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 और साथ ही में क्या 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, बट फिर भी हमारे पास में लोन पेयर एक रह रहा है, और अगर एक लोन पेयर हमारे पास रह रहा है तो पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल शेप हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी XeF6 होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी से मैच कर लीजिए कि XeF4 हो गया का दूसरा, A का दूसरा, B का तीसरा, A का दूसरा, B का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमें सही लग रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि XeOF4 किसके बराबर होगा। तो XeOF4 अब यहीं से मैच कर लो, 4 तो स्क्वायर पिरामिड, बिल्कुल सही, एक स्क्वायर तो था ही, हमने अभी देखा कि XeF4 में जो चारों के चारों फ्लोरीन थे वो स्क्वायर पे थे, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन आया तो ये बना स्क्वायर पिरामिड, ये बना स्क्वायर पिरामिड। साथ ही अगर XeO3 की बात करते हैं तो बचा पिरामिडल, ऑब्वियस सी बात है कि यही ऑप्शन अब सही होना है। तो डी का क्या हो गया, डी का हो गया हमारा पहला वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। वैसे दो भी पता होते तो आप क्या करते, निकाल ले जाते कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में डरना मत, एक बार चेक करना कि किस चीज के बारे में आपको नॉलेज है, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है आप उसे रिलेट अगर कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन से देख करके सही आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल किसकी वजह से होते हैं? पहला कह रहा था पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये तो अलग बात हो गई, ये तो कहीं से सही नहीं है। अगला कह रहा था पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, तो मैग्नीज d ऑर्बिटल d ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो d के साथ बनेगा। द बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के पास में होती ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड हैं, जो डी ब्लॉक के आपके ऑक्साइड आते हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से आते हैं, मैक्सिमम वो किससे आते हैं? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से आते हैं। तो इस बिहाफ पे अगर आप जाते हो तो जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है कि पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपने पी ऑर्बिटल यूज करता है पाई बॉन्डिंग के लिए विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बचे हैं अंतिम 10 क्वेश्चन, ठीक है। 60 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, सब्र नहीं छोड़ेंगे, 1.5 घंटे से पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए थे? 80 पर पहुंच गए थे, 81 को करते पहले। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल, इनमें से कौन सा स्टेबल नहीं है? तो SiF6 दिया गया, GeCl6 2- दिया गया, SnOH6 दिया गया, साथ ही SiCl6 दिया गया। तो देखिए GeCl6 और SnCl6 ये दोनों ही आपके स्टेबल होते हैं, दोनों ही स्टेबल हैं। बेसिक कंफ्यूजन आपकी है सिलिकॉन के कंपाउंड में कि सिलिकॉन का फ्लोराइड भी दिया है, हेक्सा फ्लोराइड भी दिया है, और सिलिकॉन का हेक्सा क्लोराइड भी दिया गया है, दोनों पर 2- दिए गए हैं। अब बात ये करनी कि ये स्टेबल है, बता दूं कि ये स्टेबल है जबकि ये नॉन स्टेबल है, ठीक है। तो ये नॉन स्टेबल है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि SI का जो आपका क्या होता है, C के बाद में आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है जर्मेनियम, तो यहाँ पे तो साइज बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में आपका आएगा Sn जो कि जर्मेनियम से भी बड़ा है। तो जब कोई चीज़ बड़ी है तो उसे किलेट करने के लिए ज़्यादा लोग लग रहे हैं, अगर 6 लोग लग रहे हैं, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिलिकॉन जो है वो ऊपर से सेकंड नंबर पे ही है, उसका साइज इतना बड़ा नहीं है, उसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि उसे हेक्सा क्या करा, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड किया जाए, 6 तरफ से कोऑर्डिनेट किया जाए। फिर भी आपका SiF6 इसलिए स्टेबल हो जाता है क्योंकि F- जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका स्मॉल होता है साइज में। तो अगर आपका SI ये मान लो तो उसको 6 तरफ से क्या कर सकते हैं, उसे 6 तरफ से क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपके 6 फ्लोरीन आपके कोऑर्डिनेट कर जाएंगे। बट अगर आप बात करते हैं किसकी, Cl की, तो अगर आपका ये है उसके साथ में मैं कह दूं ऐसे 6 Cl आए और वो 6 Cl उसे कोऑर्डिनेट करें, देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका SiCl6 जो है वो स्टेबल नहीं होता ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl-, ठीक है। Cl- का लार्ज साइज और सिलिकॉन का स्मॉल साइज, ये दोनों ही फैक्टर एक साथ उपस्थित होने की वजह से आपका SiCl4 एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। 81 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 कह रहा फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कह रहा ई सेल की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर समथिंग दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, जबकि आपको दे दी गई है वैल्यू 2.303 RT/F की वैल्यू 0.059। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे इस पूरे टर्म की वैल्यू 0.059 हो जाती है इन नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है, मैं 20 बार बोला हूं। अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर देखे हैं तो मैंने उनमें कहा है कि डेल्टा G इक्वल टू -NFe और नर्स्ट, इन पर से एक क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा, 100% मिलेगा, और इस पेपर में दोनों मिले। डेल्टा G पे हम लोग ऊपर करके आए हैं और ये नर्स्ट पे आपको मिल गया, ठीक है। तो कैसे लगेगा देखिए भाई, 2 मिनट का क्वेश्चन होगा ये समझने में। हमें नर्स्ट इक्वेशन के बारे में जानकारी है कि E बराबर होता है E नॉट सेल -059/n और साथ ही ln Q, जहां पे Q होता है आपका रिएक्शन क्वेश्चन ने कह रखा है एट इक्विलिब्रियम, ठीक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी जो E की वैल्यू है यानी ई सेल जो है वो 0 हो जाता है, और जो Q होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो जाता है,
ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पूरे क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे, तो हम लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन में क्या ले लें, अपॉन में 1, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, और साथ ही आपका क्या आ गया, साथ ही आपका आ गया ln, और ln के साथ में क्या आ गया आपका, ln के साथ आ गया आपका k, ln के साथ क्या आ गया आपका k आ गया। ठीक है, ln के ना लिख करके हमें क्या लिखना चाहिए, log के लिखना चाहिए, बिकॉज जब भी हम लोग यहां पर देखिए 2.303 मेंशन किया गया, यहां पर भी लॉग करो, यहां पर भी लॉग करो। जब 2.303 दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ln जो है वो log बेस 10 में चेंज हो चुका है। तो अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसको एक बार साफ कर देता हूं। अब अगर यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी log k। ठीक है, log k की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो log k की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई नॉट और अपॉन में 0.059, ऑब्वियसली यही आएगी। उसके बाद में हमें पता है कि ई नॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन ने दे दी है 0.59, तो अगर यहां पर हम लोग 0.59 रख देते हैं तो आएगा 0.59 अपॉन 0.059। तो यहां से 3 के बाद 2 के बाद पॉइंट हटाया तो यहां पर आपका 0 बढ़ा, आंसर आया आपका 10। तो log k की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, log k की वैल्यू आ गई आपकी किसके बराबर, 10 के बराबर। तो अब यहां पर बेस क्योंकि 10 है, तो अगर हम लोग k निकालते हैं तो आएगा 10 टू द पावर 10, k की वैल्यू आएगी आपकी 10 की पावर 10। तो देखिए भाई 10 की पावर 10 कहाँ है, तो चाहे 10 की पावर 10 लिखो, चाहे ये लिख लो भाई 1 इंटू 10 टू द पावर 10, तो वही लिखा हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर 10, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। और इस तरीके से नर्स्ट पे भी हमें इसमें एक क्वेश्चन मिला। तो केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 जनरल फार्मूले डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एफ NFE और नर्स्ट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए, तो उसे जरूर पढ़ेंगे। मैं उस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 23 लेक्चर मेरे पढ़े हुए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो 23 लेक्चर देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो उसे वॉच आउट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिख जाएगी, 23 ऊपर ही लिखा हुआ है लेक्चर्स पे, तो वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, SROH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस तो बेसिक होता है, आपको पता है, MgOH होल ट्वाइस बेसिक होता है, पता है MgOH होल ट्वाइस हो सकता था, बट क्योंकि Mg नीचे है Be के, तो MgOH का होल ट्वाइस भी नहीं हो सकता। उसके साथ में अगर बात करें BeOH होल ट्वाइस की, तो इन चारों में से अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो BeOH होल ट्वाइस हमारा एम्फोटेरिक है। रीजन है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एल्कली मेटल का कोई भी हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक तब होगा जब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता हो, तो यहां पर BeOH का होल ट्वाइस आपका एम्फोटेरिक होगा नेचर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 84 कह रहा अ गैस एट 350 केल्विन, अ गैस एट 350 केल्विन 50 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन एन आइडियल गैस। कह रहा है कि 350 केल्विन पे एंड 15 बार पे एक गैस 20% स्मॉलर वॉल्यूम रखती है एज एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन, द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पहले जानकारी देता हूं कि Z इक्वल टू क्या होता है। तो Z इक्वल टू आपका होता है V रियल अपॉन V आइडियल, जितना उसने क्या किया हो रियल गैस का, और अपॉन में आइडियल गैस से अगर हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर दें वॉल्यूम को, तो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मिलता है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारा वी रियल है वो 20% स्मॉलर देन है, यानी वी रियल हमारा कम है और वी आइडियल हमारा ज़्यादा है, यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो हाई है। तो लेस न्यूमिनेटर और हाई डिनोमिनेटर पे जो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वो 1 से कम रहेगा, यानी Z की वैल्यू हमारी 1 से कम होगी। तो Z की वैल्यू 1 से कम देखिए कहाँ है, इन 2 ऑप्शन में है। तो Z की वैल्यू यानी तीसरा या चौथे में से कोई एक करेक्ट है, पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकते, एलिमिनेट हो गए। तो Z की वैल्यू 1 से कम, तो जब Z की वैल्यू 1 से कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे, डोमिनेट करते होंगे, तभी जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम जो बच्चों है वो कम आया है। ठीक है ना, तभी उसका वॉल्यूम जो है वो कम आया है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए 85 पे चलते हैं। कह रहा कंपाउंड इज फाउंड बाय कैटायन सी एंड एनायन ए, एक कंपाउंड है जो कि कैटायन सी और एनायन ए से बनाया गया है। साथ ही क्या कह रहा है, साथ ही कह रहा है कि द एनायन आर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP लैटिस है, द कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड देन द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉलिड स्टेट में कई बार आपको करवा रखे हैं। तो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कि जो हमारा एनायन है वो HCP के कहाँ है, वो ऑब्वियस सी बात है कि HCP में ऊपर ही होगा, यानी एनायन जो है वो हमेशा लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करता है, और जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड पे जाता है। तो एनायन हमारे हो गए 6, ठीक, एनायन कितने हो गए हमारे 6, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, तो हमारे क्या हो गए, एनायन हो गए हमारे 6। उसके बाद में आता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होंगी, तो HCP लैटिस में ऑक्टाहेड्रल जो वाइड होती है वो भी कितनी होती हैं, 6 ही होती हैं, यानी AB टाइप का होना चाहिए था। बस क्वेश्चन ने वेरिएशन क्या किया कि कैटायन केवल 75% ही ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता है। तो 6 का 75% निकालो, 6 का 75% निकालिए, तो 6 का 75% निकालो, चाहे 75 को क्या कर लो, 75 × 1/100 कर लो, तो फ्रैक्शन निकाल लो। 25 3 जा, 25 4 जा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 3/4 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 3/4 से, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3, यानी आंसर आ जाएगा आपका 9/2। आंसर आ जाएगा आपका 9/2, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बना, क्या, कैटायन पहले लिखा जाता है तो कैटायन 9/2 और एनायन आपका कितने, एनायन आपके 6, लेकिन इस फॉर्मेट में कभी लिखते नहीं। तो इस 2 को हटाने के लिए पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो आएगा C9 और A क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो C9 A12 आया। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है 3 से, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं C3A4। देखिए क्या कहीं C3A4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में C3A4 है, यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉलिड स्टेट के भी मेरे 7 लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिनमें सारी जानकारी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस सीरीज को भी वॉच आउट कर सकते हो। 7 लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है, 7 लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो इसको भी आप वॉच आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 80 कौन सा था, 85 था, तो 86 इस साइड में आएगा। कह रहा इन विच केस द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। जनरली हम लोग देखते हैं कि सभी प्रोसेसेस के लिए क्या होती है, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, तो एंट्रोपी नेगेटिव कब होगी, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। कि जब भी आपकी एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी होती है आपकी डिसऑर्डरनेस, तो जब भी आपकी डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होगी तो आपकी एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए चारों ऑप्शन की तरफ नजर डालिए। एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी पहले नॉर्मल था, वेपर बन गया तो डिसऑर्डर्ड हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ी। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, तो बढ़ी, एंट्रोपी इंक्रीज हुई। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, तो पहले सॉलिड था ऑर्डर्ड फॉर्म में था, जब गैस बना तो इनऑर्डर्ड हो गया, जबकि यहां पर देखो दिया गया है 2H गैस से क्या हो गया, H2 गैस बन गया। तो पहले 2H अलग अलग थे, अब H2 कंबाइन है, तो यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, यहां पे हमारी डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 के लिए हमारी जो एंट्रोपी है बच्चों निगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में हमारी कौन सी करती है, 5 सीरीज नाम याद रखने हैं, लाइमन बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, लाइमन बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड। तो ये होती है आपकी किसमें, ये होती है आपकी अल्ट्रा वायलेट में, बामर आपकी आती है विजिबल में, ये आती है विजिबल टू IR में, ये आती है नियर IR तक, और ये पहुंच जाती है फार IR में। तो यहां पर हमारा जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में आती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन था, इसे जरूर वॉच आउट करेंगे, एक बार सभी लोग देख कर जाएंगे इस टॉपिक को। और रियल टॉपिक सीरीज में रेडबर्ग कांस्टेंट और इसके जो फॉर्मूले होते हैं, फार्मूला का डेरिवेशन आया कहां से वो फार्मूला, और साथ ही एनर्जी निकालना, एनर्जी निकालने के साथ में कलर स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ में करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जब भी वो वीडियो आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। 87 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहली बात तो ये समझिए कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है आपकी बाइकार्बोनेट की वजह से।
ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की वजह से अगर होती है तो उसे हम लोग किस मेथड से अलग कर सकते हैं? एक तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग बॉयल करके अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉयल करके अलग ना करें तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? हम उसमें CaOH का होल ट्वाइस मिलाते हैं, जो कि बाइकार्बोनेट को यानी कि HCO3- को कार्बोनेट यानी कि CO3 में बदल देता है, ठीक है। जो कि कार्बोनेट यानी कि CO3 में बदल देता है, कैल्शियम के कार्बोनेट में बेसिकली बदल देता है। और कैल्शियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, उस इनसॉल्युबल चीज को प्रेसिपिटेट जम के बन जाएगी। उस PPT को अगर हम अलग कर देते हैं तो वाटर की हार्डनेस हमारी खत्म हो जाएगी। इस मेथड को नाम दिया गया है क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क मेथड जो है वो आपका टेम्परेरी हार्डनेस को बेस की मदद से हटाने के मेथड को कहा जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेलासाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच वन इज मेलासाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी मेलासाइट है? तो देखिए ये वाला तो लर्निंग पोर्शन का क्वेश्चन आ गया कि CuFeS2 नहीं होता, COH का होल ट्वाइस तो नॉर्मल बेस की तरह काम करता है। ये आपकी आयरन ऑक्साइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो CuCO3.COH का होल ट्वाइस है, ये एक कैसा, ये है दोनों CuCO3 और COH होल ट्वाइस, ये कैसा है? मिक्स्ड चीज है। यहाँ पर जो डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा रहा है, क्रिस्टलाइन बन जाता है। तो क्रिस्टलाइन बनता है, इसी को आप क्या कहते हैं? मेलासाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद बायोलॉजी शुरू हो रही है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? मिथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में कौन सा होगा? तो जनरली हम लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा मिथिल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, तो 3 डिग्री की जो होती है वो ज़्यादा बेसिक होती है, 2 डिग्री की कम बेसिक होती है, 1 डिग्री की और कम बेसिक होती है, और अगर अमोनिया की बात करें तो लीस्ट बेसिक होता है, बिकॉज उसमें एक भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ नहीं होता। कैसे पहचानते हैं? मान लो 3 मिथिल ग्रुप लगे हैं, 3 मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, और नाइट्रोजन है, इसमें हमने H+ दिया और H+ बेसिसिटी चेक करें ना, तो H+ दिया और NH+ आयन बनाया, तो ये पॉजिटिव आयन 3 लोगों ने स्टेबलाइज किया। तो पॉजिटिव आयन को 3 लोगों ने स्टेबलाइज किया, जबकि 2 डिग्री में 2 ही मिथिल ग्रुप होंगे तो 2 लोग स्टेबलाइज करेंगे, 1 डिग्री में 1 ही मिथिल ग्रुप होगा तो अकेला वही स्टेबलाइज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3 का ऑर्डर चलता है, जो कि आपको दिया भी होगा, जो आपको दिया भी होगा। ये देखिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया कि CH3 3 डिग्री, 2 डिग्री और देन आपकी 1 डिग्री। जबकि आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी एमीन एक्वस सोल्यूशन में है, अगर हमारी एमीन एक्वस सोल्यूशन में है तो 2 डिग्री सबसे बढ़िया होगी, सबसे ज़्यादा क्या होगी? सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की होगी। देन आपका आएगा कौन सा? 1 डिग्री, और लास्ट आ जाएगी आपकी 3 डिग्री। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, रीजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि 3 डिग्री के मीन में एक भी NH लिंकेज नहीं होती, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती। जबकि 2 डिग्री और 1 डिग्री में NH लिंकेज होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब कब अच्छा बनाएंगे? जब 2 डिग्री के होंगे। 2 मिथिल ग्रुप अगर लगे हैं, 2 मिथिल ग्रुप अगर लगे हैं तो नाइट्रोजन सेंटर को ज़्यादा निगेटिव करेंगे, हाइड्रोजन सेंटर अपने आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, जो वाटर के ऑक्सीजन से और अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। यानी 2 डिग्री की एमीन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रांग है 1 डिग्री के हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो एक्वस सोल्यूशन होगा बच्चों, जो एक्वस सोल्यूशन होगा वहाँ पे एमीन के लिए ये ऑर्डर फॉलो होगा, वहाँ पर एमीन के लिए ये ऑर्डर फॉलो होगा। 3 डिग्री देन 1 डिग्री और देन आपका 3 डिग्री। तो देखिए कहीं पर है 2 डिग्री पहले, कहीं पर 2 डिग्री पहले है, तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री पहले है, फिर आपका 1 डिग्री है, फिर आपका 3 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए भाई, 1 घंटा 17 मिनट में हम लोगों ने नीट 2019 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको इसके बाद में कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह गया है जो कि आपको नहीं समझ आया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, देन आगे प्रोसीड करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट मंडे तक आपकी 2018 का सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे वॉच करेंगे और साथ ही चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब वो वीडियो आए तो मुझे आपको बताना ना पड़े कि ये वीडियो आ चुका है, आपको पहले से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।